अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें बोल रहा है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर ई नॉट सेल हमको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमको निकालना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस सेल के लिए निकालना है। हमको नॉन्स इक्वेशन पता है, ई नॉट सेल अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 RT अपन NF log KC। अगर यहाँ n का वैल्यू देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं n क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि n यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें यहाँ पर निकाले तो ये हमारे पास ई नॉट सेल है 0.59 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 1 और ये हो जाएगा log KC, ठीक। तो log KC अगर हमको निकालना है 0.59 डिवाइडेड बाय 0.059 तो ये हो जाएगा हमारे पास log KC इज इक्वल टू 10 और log C अगर निकाले तो ये हो जाएगा 10 to the power 10, यानी कि हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा 1.0 into 10 to the power 10, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें हमारे पास सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आयरन एंड आयोडाइड का, एंड सेल यहाँ पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल, एंड गिव्स फ्री एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ओके। यहाँ पे रिएक्शन अगर देखें तो आयरन Fe3+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बन रहा है 2Fe2+, एंड आयोडीन जो है उसका हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास एनोड हो गया, ये कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है, आयोडीन क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास हो गया एनोड के ऊपर रिएक्शन और ये हो गया हमारे पास कैथोड के ऊपर रिएक्शन, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब अगर डेल्टा G हमें नॉट निकालना है तो जो माइनस 2 into 96500 into 0.27 सॉरी 0.24 है ये, तो ये हो जाएगा माइनस 46320 जूल मोल इनवर्स, और हमें चाहिए किसमें किलो जूल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 46.320 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें बोल रहा है कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट EMF वैल्यूज एज गिवन बिलो। ब्रोमीन का अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, अलग अलग EMF दिया, देन तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा इसमें डिसप्रोपोर्शनल में जाएगा, कौन सा स्पीसीज अंडरगो डिसप्रोपोर्शन, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पीसीज जो बोथ एनोड एंड कैथोड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। यानी कि डिसप्रोपोर्शन क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पे वो स्पीसीज जो एक्ट करता है बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली लगातार ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा इनमें से है, जिनका भी, अब इसमें ये चीज याद रखने वाला है, जिसका भी हमारे पास इसमें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट का ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट से, वही क्या हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। तो हमें बस निकालना पड़ेगा कि किसका राइट का पोटेंशियल ज्यादा है लेफ्ट से। तो अगर हम लोग यहाँ पे BrO3- का देखें तो इसका लेफ्ट वाला देखें तो E जो हमारे पास E नॉट राइट है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 वोल्ट एंड लेफ्ट वाले का वैल्यू दिया हुआ है 1.83। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि E जो राइट है वो छोटा है E लेफ्ट से, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दूसरा वाला है, सेकेंड है हमारे पास HbRO, ठीक है।
HPRO। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास E राइट जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5, ठीक है, 1.595 एंड E लेफ्ट जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5। तो यहाँ पर देख सकते हैं E नॉट R जो है वो ग्रेटर है E नॉट लेफ्ट से, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डी। तो जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेट का है तो आप क्या करें, आप हमेशा चेक करें कि उनका इलेक्ट्रोड राइट एंड लेफ्ट में किसका ज्यादा है। अगर राइट का ज्यादा है तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में जिंक एंड सल्फेट, जिंक दिया हुआ है हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, और बोला है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, अगर जिंक का 0.01 की जगह 1.0 हो जाए एंड कॉपर का 1.0 की जगह 0.01 हो जाए तो उसके ईएमएफ में क्या चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके ईएमएफ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर नॉन्स्ट इक्वेशन हमको पता है E सेल क्या हो जाता है E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई N लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि जिंक एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कॉपर 2+। ठीक है, अगर केस 1 देखें, केस 1 जब हमारे पास E1 है, E1 के केस में देखें तो E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, जब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01, ठीक है, एंड कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.0। तो यहाँ पर हमारे पास E1 क्या हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा लॉग एंड 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। तो यहाँ पे हमारे पास E नॉट का E का वैल्यू आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये माइनस है, ये आ जाएगा हमारे पास E नॉट प्लस 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया E1 के केस में। अगर E2 देखें तो E2 यानी कि केस 2, जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1.0 मोलारिटी एंड कॉपर का हो जाएगा हमारे पास 0.01 मोलारिटी। तो उस केस में E2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा E2 का, E2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा E नॉट माइनस 0.059 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये E1 जो है वो क्या है E नॉट प्लस 0 है एंड E2 क्या है E नॉट माइनस 0 है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी, E1 इज ग्रेटर देन E2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें